दोस्तों, मेरी पार्टनर नावल की एपिसोड नंबर 44 उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो करिश्मा थी। तुम बहुत बुरा कर रही हो करिश्मा, मैंने जवाब दिया। बेगुनाहों को मौत के घाट उतार कर तुम्हें क्या मिला? ख्वारी, जिल्लत, रुसवाई। ये लोग बेगुनाह नहीं हैं, करिश्मा ने जवाब दिया। उन्हीं लोगों की वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस जैसे लोग तुम्हारा साथ न देते तो बहुत पहले तुम्हारा किस्सा खत्म हो चुका होता, और फिर आर्धा पर तो मुझे बहुत पहले ही शुबा हो जाना चाहिए था। मगर शायद मैं भूल गई थी कि डॉक्टर आर्धा कादरी की दोस्त थी और तुम तवील अरसे तक कादरी के पास पना लिए रहे थे। अगर तुम्हारे गुरु और इसके चीलों ने उन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया होता तो मुझे कहीं पनाह न मिलती और मेरा किस्सा अब तक वाकई खत्म हो चुका होता। क्या ये हैरत की बात नहीं कि यहाँ के लोग अपने देश के दुश्मन को तो पनाह दे रहे हैं, इसके लिए अपना जीवन तक भींट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को कहीं पनाह नहीं मिल रही। तुम लोग जो इस देश के सेवक होने के दावेदार हो, अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही लोगों से छुपते फिर रहे हो। ये सब तुम्हारी शख्सियत का कमाल है, करिश्मा ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि तुम बेपनाह पुरकशिश और साहिराना शख्सियत के मालिक हो। ख़ातीन तो तुम्हें एक नज़र देखते ही अपने आप को भूल जाती हैं, और फिर तेरा ये तो जो भी औरत लेगी तो कैसे दीवानी ना होगी। मुझ जैसी औरत भी अपने आप को तुम्हारे सहर से ना बचा सकी, और मैं अब भी एतराफ़ करती हूँ कि तुम जैसा जवान रना मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। ये तुम्हारी शख्सियत का कमाल है कि तुमने अपने इर्द गिर्द हुसैन और जवान औरतों का मीना बाजार लगा रखा है। अगर तुम्हें कहीं टुक कर बैठने का मौका मिलता तो राजा बन चुके होते और मैं भी तुम्हारे दरबार की दासियों में शामिल होती। क्या वाकई तुम ये बात संजीदगी से कह रही हो? मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूँगा, जहाँ हम ठाठ से जिंदगी गुजारेंगे। अब तुम पाकिस्तान का ख्याल जहन से निकाल दो, करिश्मा ने कहा। तुम्हारा खात्मा इस ज़मीन पर होगा जहाँ तुम खड़े हो। अब तक की सूरत हाल तो यही बताती है कि इंतहाई सुनसकार मेरा नहीं तुम लोगों का होने वाला है। बहरहाल मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछना तो भूल ही गया। ओझ से नजात पाकर अब तो तुम अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही होगी। वैसे दुनिया में आने से पहले इस मर जाने वाले बच्चे का बाप कौन था? होगा कोई, मगर वो तुम नहीं हो सके, करिश्मा ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। वैसे मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ, बल्कि ये कहो कि ये पेशकश मनीलाल की तरफ से है। तुम्हारी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं, मैंने कहा। पंडित रोहन सिंह की आजकल फिर तुमसे गाड़ी छन रही है, करिश्मा ने जवाब दिया। इस वक्त तुम एक वाहिद शख्स हो जो ये जानता है कि रोहन कहाँ है। तुम अगर चाहो तो इसकी सारी दौलत लेकर यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें इस दौलत समेत बहिफाजत सरहद पार पहुँचाने की जिम्मेदारी भी ली जा सकती है। ये मनीलाल की तरफ से तुम्हारी जान बचाने की आखिरी पेशकश है। मनीलाल वाकई बहुत चालाक है, मैंने कहा। वो मुझे वो दौलत ले जाने की पेशकश कर रहा है जिस पर सिरे से इसका कोई हक ही नहीं है। वैसे मैं अपने वफादारों को धोखा नहीं देता, उनसे तो अभी बहुत से काम लेते हैं। मनीलाल जैसे जहरीले नाग का सर कटना है। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, करिश्मा ने कहा। बहुत जल्द पूरा होगा, मैंने कहा। तुमने देख लिया मैं किस तरह तुम लोगों के पीछे हूँ। तुम लोगों को कहीं ठहरने का मौका नहीं मिल रहा। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, इसके बाद मनीलाल का किस्सा खत्म हो जाएगा और तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वैसे तुम मुझे पसंद आ गई हो। मुझे ऐसी ही किसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे साथ मिलकर जराइम की दुनिया में एक नई तारीख रकम कर सके। अरे, करिश्मा चौंक गई। तो फिर यहाँ हमारे साथ को नहीं मिल जाते? मनीलाल तुम्हें जराइम की दुनिया का शहंशाह बना देगा। मैं शिकार मरा हुआ नहीं, मार कर खाता हूँ, मैंने जवाब दिया। वैसे इस वक्त मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बातों में लगाकर वक्त गुजारना चाहती हो ताकि तुम्हारे आदमी यहाँ पहुँचकर मुझे घेर सके? मेरे आदमी अगर इतने सियाने होते तो तुम्हें इतनी मोहलत ना मिलती। बहरहाल मनीलाल की तरफ से मेरी पेशकश बरकरार है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो होटल पैलेस के हेड वेटर गुड्डू को पैगाम दे देना, हम आगे का बंदोबस्त कर लेंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैंने भी रिसीवर रख किया, एक नज़र आर्धा की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे डॉक्टर आर्धा की मौत का अफसोस ज़रूर हुआ था, मगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। पंडित रोहन के आलिशान बंगले में रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने शहर के अंदरूनी इलाके में मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। मैंने देवी के मकान की चाबी ले ली। किसी इमरजेंसी में मुझे इस मकान की ज़रूरत भी पड़ सकती थी। देवी को मैंने रोहन के बंगले पर ही छोड़ दिया। अरवी मुझे गाड़ी पर बिठाकर बंगले से तकरीबन निस्फ मील दूर एक मोड़ पर छोड़ गई थी, जहां से मैं एक ऑटो पर बैठकर सदर बाजार पहुंच गया। शाम का वक्त था, बाजार में रौनक थी। मैं कुछ देर उधर उधर टहलता रहा, फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं चाय पीकर बाहर निकला। चाय तो एक बहाना ही था। दरअसल मुझे एक मुश्तबा आदमी नजर आ गया था जिसके बारे में ख्याल था कि वो मेरी निगरानी कर रहा है, इसलिए मैं रेस्टोरेंट में बैठ गया था। बाहर आकर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा। वो आदमी नहीं नजर आया।
महज मेरा वहम था। बस स्टॉप के इलाके में भालू से मुलाकात हो गई। इससे मालूम हुआ कि शक्ति भी आसपास ही कहीं मौजूद है। इसे तलाश करने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। हम तीनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गए। पैलेस होटल का हेड वेटर गुड्डू, मैंने शक्ति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत है। वो करिश्मा आमनी लाल के बारे में कुछ बता सकता है। ठीक है गुरु, किस वक्त मिलना चाहते हो इससे? शक्ति ने कहा। आज रात। तुम इसे कब तक ला सकते हो? मैंने पूछा। 2-3 घंटे तो लग जाएंगे, शक्ति ने जवाब दिया। तुम्हारा इस तरह आज़ादी से घूमना फिर ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी कोठी में चल लो, कोणाल वहां मौजूद होगी। मैं गुड्डू को काबू में करके तुम्हें इत्तला भेज दूंगा और तुम बताई हुई जगह पर आ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। शक्ति और भालू वहीं बैठे रहे थे। मैं मुख्तलिफ इलाकों में घूमता हुआ इस तरफ निकल आया जहां एक खंडर नुमा इमारत में शक्ति ने कोठी ले रखी थी। मैंने इस मर्तबा भी अपने ताक़ुब का ख्याल रखा था। इस खंडर नुमा इमारत में बिजली नहीं थी। रात के 8 बजे थे और गहरा अंधेरा था। कंपाउंड के आखिरी सिरे पर एक जगह लालटेन की मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी, मगर मैं इस तरफ जाने के बजाय बाई तरफ एक शिकस्ता दीवार के पीछे मुड़ गया। शक्ति की कोठी इस तरफ थी। कमरे का दरवाजा उड़े खुला था और अंदर से लालटेन की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर कोणाल को आवाज देते हुए दरवाजा खोल दिया, मगर कोणाल कमरे में नहीं थी। कोणाल ने बावर्ची खाना इस कमरे में बना रखा था। उन दोनों कमरों के दरमियान वो कमरा था जिसकी छत सिरे से गायब थी। उन अधूरे कमरों में खिड़कियों और दरवाजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं आधी छत वाले कमरे में आ गया तो कोणाल को आवाज देना ही चाहता था कि बाई तरफ पानी गिरने की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने आगे बढ़कर इस तरफ जानका। कमरे के एक कोने में फटा हुआ टाट तान कर गुस्ल खाना बना लिया गया था। अंदर मध्यम बत्ती जल रही थी। इसकी थरथराती हुई लो में कोणाल का साया सामने वाली दीवार पर हरकत करता नजर आ रहा था। कोणाल, मैंने होले से इसे पुकारा। कोणाल एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इसके हाथ से पानी का डोल नीचे गिर गया था। किल्क, कौन है? इसके मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। मैं हूं कोणाल, मैंने कहा। तुम कमरे में नहीं थी तो मैं इधर आ गया। क्या कर रही हो? मेरा आखिरी सवाल बहुत ही अहमकाना था। टाट फटा हुआ था और इतना ऊंचा भी नहीं था। इसकी गर्दन से बहुत नीचे तक का हिस्सा नजर आ रहा था। इसने दोनों हाथ अपने पस्तानों पर लपेट लिए थे। ओ गुरु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। बहरहाल तुम स्नान करके कमरे में आ जाओ, मैं वहां बैठा हूं। मैं कहते हुए वापस मुड़ गया और कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद कोणाल कमरे में दाखिल हुई। इसने मुख्तसर सा कपड़ा लपेट रखा था। बदन पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगे और कंपटियां सुलग उठिज। जब कोई जवान और हुसैन औरत इस तरह बेबाकी से सामने आ जाए तो बेवकूफ से बेवकूफ मर्द भी इसका मतलब समझ जाता है, और मैं तो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। इसके होंठों की मुस्कुराहट ने तो मेरे अंदर की आग को कुछ और भी भड़का दिया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कोणाल ने जानबूझकर जलवा दिखाया और मैं अब अपना कंट्रोल खो चुका था। मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फौरी मंसूबा बना चुका था और कोणाल का हाथ पकड़ लिया। कोणाल ने मेरी तरफ देखा। इसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होती गई और फिर हाथ के हल्के से झटके से वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में गिर गई और इसका वो लिपटा हुआ मुख्तसर सा कपड़ा गिर गया। वो अब पूरी तरह मेरे गोद में आ चुकी थी। कोणाल के बदन से साबुन की खुशबू मेरे नथनों से दाखिल होकर मेरे जिस्म में सरसरी सी दौड़ गई। पता नहीं ये कोणाल की मकनातीसी आंखों का कमाल था, फिर मैं इस कदर छेरेन चुका था कि बस जो भी मलती चढ़ता जा रहा था। कोणाल ने मेरे कमर पर हाथ फेरना शुरू किया। एक अजीब सा नरम ठंडा एहसास मेरे वजूद में फैल गया। ऐसे लगने लगा जैसे सब कुछ खुद ब खुद हो रहा हो। मेरी आंखें बंद हो गईं। कोणाल का हाथ मेरे सर सहला रहा था। मैं थोड़ा सा मचला, मगर इसके बाद एक बार फिर आंखें बंद हो गज। जबकि दायरान पर वो बैठी थी, मुझे गुदगुदी हो रही थी और कुछ अजीब ही शर्म भी आ रही थी। कोणाल है। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही मेरे रानों पर हाथ फेरती रही। मैं अब थोड़ा संभल गया था, लेकिन मुझे अब भी नहीं मालूम था कि ये सब कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर कोई अचानक आ गया तो, फिर शक्ति आ गया तो। अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम था। चारपाई पर लेटकर अपनी सांसें दुरुस्त करने के बाद कोणाल से बातचीत शुरू की। मिट्ठू पूरे 2 घंटे बाद आया था। मैं इस वक्त कोणाल की बनाई हुई बगैर दूध की चाय पी रहा था। गुरु, जल्दी चलो, भालू और शक्ति गुड्डू को होटल से उठा कर ले गए हैं, मिट्ठू ने अंदर दाखिल होते ही कहा। मैंने प्याली मेज पर रख दी और एक झटके से उठ खड़ा हो गया। कोणाल को एक नज़र देखते हुए इसकी प्यार भरी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और मिट्ठू के साथ कमरे से बाहर आ गया। इमारत के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी। मिट्ठू ने एक ही लग में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं पिछली सीट पर बैठ गया। मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद हम शहर की नवाही पहाड़ियों में एक मंदिर के खंडर में मौजूद थे। यहाँ एक मुश्किल जल रही थी। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके हाथ पीर बंधे हुए थे। करीब ही भालू और शक्ति भी बैठे हुए थे। भालू के हाथ में खंजर था।
मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैं इस शख्स की तरफ देखने लगा। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। क्लीन शेव, सेहतमंद और स्मार्ट आदमी था, मगर चेहरे पर खौफ नुमाया था। इसने मैरून रंग की पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिस पर पैलेस होटल का मोनोग्राम बना हुआ था। वो पैलेस होटल का हेड वेटर नरेश था। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो मेरी तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में बोला। करिश्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे जरिए कोई पैगाम इस तक भेज सकता हूँ। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा, पैगाम नहीं, मैं खुद इस तक पहुंचना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगी वो? करिश्मा? कौन करिश्मा? वो हकला कर रह गया। मैं किसी करिश्मा को नहीं जानता। हैरत है तुम करिश्मा को नहीं जानते, हालांकि वो इस इलाके में शैतान की तरह मशहूर है। चलो मान लिया कि तुम इसे नहीं जानते, लेकिन इसने मुझे कैसे कह दिया कि तुम मेरा पैगाम इस तक पहुंचा दोगे? मैंने कहा, मैं किसी करिश्मा को नहीं जानता। गुड्डू ने जवाब दिया। होटल में आने वाली बहुत सी लड़कियां पैगाम रसानी के लिए वीटरन को इस्तेमाल करती हैं और वीटरन को इसका पता भी नहीं होता। मुझसे करिश्मा नाम की किसी औरत ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है बाद में किसी वक्त खुद ही मुझसे राब्ता करके पूछे कि किसी ने इसके लिए कोई पैगाम तो नहीं दिया। ये लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं, अपने धंधे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती हैं। जिस करिश्मा की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। इसने मुझे तुम्हारा नाम बताया था। वो कुछ सोच कर ही बताया होगा। वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है और तुम भी इसे अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं करिश्मा नाम की किसी औरत को नहीं जानता, गुड्डू ने कहा। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा और फिर शक्ति को इशारा किया। शक्ति अचानक ही इस पर टूट पड़ा। गुड्डू के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। शक्ति इस पर बैठा और घून से बरसाता रहा। गुड्डू की चीखें खंडरों में गूंजती रहे। शक्ति ने इसे दोनों हाथों पर उठा लिया और सर से ऊपर ले जाकर जमीन पर दे मारा। गुड्डू के मुंह से निकलने वाली चीख बहुत ही खौफनाक थी। शक्ति इसे दोबारा उठाने के लिए जैसे ही झुका, गुड्डू चीख उठा, रुको, बताता हूँ। शक्ति इसे ठोकर मारते हुए सीधा हो गया। पहले बोलता तो इंतहा नहीं होती। अच्छा बोल, करिश्मा किधर है? वो मनीलाल के साथ है, गुड्डू ने जवाब दिया। तुम इससे किधर मिलने को जाते थे? शक्ति ने दूसरा सवाल किया। मैं इससे नहीं, गुड्डू बोला। करिश्मा ने कहा था कोई इससे मुलाकात करने के लिए कहे तो इसे मुनव्वर सिंह के पास भेज दूं। मुनव्वर सिंह कौन है? इस मर्तबा मैंने पूछा। ठाकुर शमशीर सिंह का दीवान, गुड्डू ने जवाब दिया। वो पैलेस होटल के पीछे गिल्ली में तीसरे बंगले में रहता है। बंगला का नंबर? मैंने पूछा। नंबर मुझे मालूम नहीं, होटल के बिल्कुल पीछे वाली गिल्ली, दाएं तरफ तीसरा बंगला, गुड्डू ने जवाब दिया। इसके हाथ खोल दो, मैंने भालू की तरफ देखते हुए कहा। भालू ने गुड्डू की तरफ झुककर खंजर से इसकी रस्सी काट दी। गुड्डू चंद लम्हे कलाइयां सहलाता रहा। तुम वापस जाकर अपने मैनेजर को कोई और कहानी सुनाओगे? मैंने गुड्डू के चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा। यानी कुछ ठंडे किसी और के धोखे में तुम्हें पकड़ कर ले गए थे और तुम्हारी पिटाई करके छोड़ा। चाहो तो नामलूम अफराद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर असल बात तुम्हारी जुबान पर आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, गुड्डू बोला। मैंने शक्ति को इशारा किया और फिर हम इस खंडर से बाहर आ गए। जब मैं आया था तो इस वक्त यहाँ एक सफ़ेद मारुति कार खड़ी थी जो अब भी मौजूद थी। इसके करीब मिट्ठू वाली मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। ये दोनों चीज़ें वो उड़ा कर लाए थे। मिट्ठू, तुम मोटर बाइक लेकर अपने इलाके में चले जाओ और गुरु तुम बैठो कार में, शक्ति ने कहा। मैं और भालू मारुति की पिछली सीट पर बैठ गए। गुड्डू भी हमारे पीछे ही आया था, मगर शक्ति ने इसे भगा दिया। यहाँ से दौड़ लगाते हुए जाओ भाया, शक्ति ने कहा। खा खा कर तुम्हारे शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, जरा दौड़ लगाया करो। मुझे यहाँ, वो हकला गया। यहाँ जीकाल? कुछ नहीं, कहीं से तुम्हें जीकाल, शक्ति ने कहते हुए इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। गुड्डू कार के पीछे दौड़ रहा था। शक्ति ने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों से निकलकर हम सड़क पर आ गए और पहले चौराहे पर जरा आगे निकलकर हमने कार छोड़ दी और पैदल चलने लगे। अब क्या प्रोग्राम है गुरु? शक्ति ने पूछा। दीवान मुनव्वर सिंह का बंगला, मैंने कहा। मैं इसे बेखबरी में पकड़ना चाहता हूँ। गुड्डू 2 घंटों से पहले नहीं पहुंच सकेगा और मैं इसके आने से पहले मुनव्वर सिंह से निमट लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, इस तरफ चल लो, शक्ति ने जवाब दिया। गेट पर कोई चौकीदार आदरबान वगैरह नहीं था। जो लोग खुद ही इतने खूनखार हो, उन्हें चौकीदारों की क्या जरूरत थी। भालू को सड़क पर ही छोड़ दिया गया और फिर मैं और शक्ति मौका पाकर बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर आ गए। ये कम से कम 10,000 मुरब्बा गज का प्लाट था। बंगले की इमारत एन वस्त में थी। चारों तरफ लान था और लातादाद दरख्त भी नजर आ रहे थे। इमारत के सामने वाले लान में सिर्फ एक बल्ब रोशन था जिस पर लगे हुए शेड ने इसकी रोशनी महदूद कर दी थी। दरमियान में एक हौज था जिसमें फवारा लगा हुआ था, लेकिन फवारा इस वक्त बंद था। बरामदे में भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। मैं और शक्ति चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर हम एक और सड़क पर मुड़ गए
और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दिलवाला रोड पर पैलेस होटल के सामने पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इस वक्त 9 बजे थे। होटल के सामने रौनक थी। हम पिछली सड़क पर आ गए और फिर पिछली गिल्ली में मुड़ गए। इस तरफ बहुत बड़े बड़े बंगले थे। वसीज अरीज कंपाउंड होने की वजह से हर दो बंगलों के दरमियान इतना फासला बन गया था कि एक बंगले में कोई चैखी तो इसकी आवाज़ दूसरे बंगले में नहीं सुनी जा सकती थी। दाएं तरफ तीसरे बंगले के गेट पर दीवान मुनव्वर सिंह के नाम की प्लेट लगी हुई थी। दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए और दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। 9 बजे रात के इब्तदाई हिस्से में किसी बंगले में इस तरह घुसना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार था। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि बंगले में कितने अफराद थे। बंगले की पिछली तरफ पहुंचकर हम रुक गए। मैंने शक्ति को दाएं तरफ जाने का इशारा किया। इसे हिदायत कर दी कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मेरा सिग्नल ना मिले वो इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इमारत के पिछली तरफ भी बरामदा था, लेकिन इस तरफ रोशनी नहीं थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ बरामदे में पहुंच गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो आवाज़ पैदा किए बगैर खिलता चला गया। मैंने अंदर दाखिल होकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया और उधर उधर देखने लगा। ये तंग सी राहदारी थी और आगे गालिबन बालकमरा था जहां मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचा। दाएं तरफ भी कुशादा राहदारी थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में ज्यादा दुश्वारी नहीं आई कि इस वक्त बंगले में 2-3 अफराद से ज्यादा नहीं थे और वो भी गालिबन एक ही कमरे में थे, क्योंकि दाएं तरफ से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने एक लम्हा को कुछ सोचा और इस राहदारी में मुड़ गया। इस बंगले में दाखिल होकर वो खिली में सर तोड़े ही दिया था। अब मौसलों से डरने का वक्त निकल गया। मैं राहदारी में खिलने वाले इस कमरे की खिड़की के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। अंदर 3 ही अफराद थे, जिनमें एक औरत की आवाज़ भी शामिल थी। एक आदमी इसे कह रहा था, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है शाल, तुम करिश्मा से कम नहीं। वो 1-1.5 महीने गुजरे तो बेकार हो गई। तुम पहले भी चंद रोज मनीलाल के पास रह चुकी हो। इस मौका से फायदा उठाओ और मनीलाल को मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। करिश्मा वहां से निकले तो मुझे मनीलाल के करीब जाने का चांस मिले ना। ये लड़की की आवाज़ थी। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठाकरे का काम सिर्फ रोहन को ठिकाने लगाना है। इसके बाद ठाकरे को हम ठिकाने लगा देंगे और फिर रोहन की दौलत होगी और हम होंगे। इस आदमी ने कहा, आज से 2 दिन बाद तुम राना पैलेस पहुंच जाओ। रोज से तुम मनीलाल की नज़रों में नहीं आई हो। वो तुम्हें देखेगा तो नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि करिश्मा को 1-2 दिन के लिए वहां से हटा दिया जाए और तुम्हारे लिए ये मोहलत काफ़ी होगी। मैं दिल ही दिल में मुस्करा रहा था। उनमें भी आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे की काट हो रही थी। और इसका क्या होगा ठाकरे? लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ठाकरे का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरी इससे बात हो चुकी है। मर्द ने जवाब दिया, मनीलाल के जाने के बाद हम रोहन को तलाश करेंगे। वो इस शहर में है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हाथ आ जाए तो रोहन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा था। मेरा हाथ ऊपर उठ गया। मेरे सर के ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग लटक रही थी। मेरा हाथ इस पेंटिंग से टकराया और वो पेंटिंग मेरे सर से टकरा कर नीचे गिरी। अरे उधर कौन है? अंदर से दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेजी से एक दौड़ लगा दी। राहदारी के मोड़ पर घूम रहा था कि आवाज़ गूंजी। इस वक्त मेरा एक हाथ पीछे था। मेरी दरमियानी वाली उंगली की पूर को छूती हुई गुजर गई। मुझे यूं लगा जैसे दहकता हुआ अंगारा मेरी उंगली को छू कर गुजर गया हो। मैं मुड़कर दूसरी राहदारी में बरामदे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस लम्हा एक और हुआ, मगर मैं दरवाजे से निकल चुका था। बरामदे से तकरीबन 10 गज दूर एक दरख्त की आड़ लेकर मैंने पहला फायर किया, लेकिन अंधेरे में चलाई हुई जाए गई। अब दूसरा आदमी भी बाहर आ चुका था और वो ऑटोमेटिक से अंधाधुंध बौछार कर रहा था। कुछ छतों में पैवस्त हो रही थी और कुछ बेसमत निकल गए। शक्ति भी मेरी तरफ आ गया और मुझसे चंद गज दूर एक दरख्त की आड़ से जवाबी बौछार करने लगा। आवाज़ से दरख्तों पर अपने घोंसलों में सोए हुए लातादाद परिंदे शोर मचाते हुए छतों के ऊपर ही मंडलाने लगे। गुरु, मुझे शक्ति की आवाज़ सुनाई दी। तुम पिछली तरफ की दीवार टाप कर निकल जाओ। मैं उन्हें रोकता हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। शक्ति, तुम भी पीछे हटते रहो। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं निकल जाऊंगा। तुम पिछली दीवार के करीब पहुंचो। शक्ति ने जवाब दिया। मैं इक्का दुक्का करता हुआ पीछे हटने लगा। वो दोनों बरामदे के पिलर्स की आड़ में खड़े कर रहे थे। उनमें से किसी ने आगे आने की कोशिश नहीं की और मैं खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मैं दरख्तों की आड़ लेता हुआ पिछली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार खासी ऊंची थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर दीवार पर उतरा और बाहर छलांग लगा दी। वो गिल्ली अगरचे कुशारा थी, मगर रोशनी का इंतजाम नहीं था। सामने वाले रुख पर भी ऐसे ही बड़े बंगले थे, मगर उनकी पुश्त इस तरफ थी, इसलिए इस तरफ सन्नाटा था। मैंने दीवार से कूदकर उधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैंने पीछे देखा। एक और आदमी दीवार से कूदा था। वो यकीनन शक्ति था। मैं एक बंगले की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ही वो सीधा दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। वो शक्ति था।
कौन है गुरु? दौड़ते रहूं। शक्ति की आवाज़ सुनकर मैंने एक बार फिर दौड़ लगा दी। बहुत जल्द हम इस गली से निकल गए और फिर 2-3 गलियां घूमकर हम वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। मैं रुक गया। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए गुरु, शक्ति ने कहा। वो दीवान साला बहुत हरामी है। इसने अगर पुलिस को फोन कर दिया तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाएगा। हम दोनों तेज तेज चलते रहे। शक्ति का ख्याल दुरुस्त निकला था। चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन हम इस इलाके से बहुत दूर निकल आए थे और फिर एक तवील चक्कर काटते हुए हम शक्ति की कोठी वाली इमारत की तरफ निकल आए। कहीं भालू ना फंस गया हो, मैंने खंडरनुमा इमारत में दाखिल होते हुए कहा। वो बहुत अक्लमंद है, शक्ति ने जवाब दिया। वो निकल गया होगा और थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाला ही होगा। हम दोनों कोठी में आ गए। कोनाल चारपाई पर लेटी हुई थी। हमें देखकर उठ गई। वो मेरी तरफ देखकर मानी ख्वेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। अरे कोनाल, चाय बना कर ला, जरा कड़क, खाली पेट सर दुखने लगा। कोनाल कमरे से बाहर निकल गई और तकरीबन 10 मिनट बाद बगैर दूध की चाय बनाकर ले आई। अभी हम चाय पी रहे थे कि बाहर तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद सेकंड बाद ही मिट्ठू शक्ति को आवाज़ देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? शक्ति ने इसे धूरा। मिट्ठू को इस तरह बदहवास देखकर मेरा माथा भी ठनका था। गुरु, मिट्ठू बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। भालू को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो इसे मारते हुए ले गए हैं। क्या बकता है? शक्ति बोला। इसने कहवे की प्याली मेज पर रख दी थी। मैं ठीक कहता हूँ गुरु, मिट्ठू ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले इसे पैलेस होटल की किसी गिल्ली से पकड़कर मारते हुए ला रहे थे, फिर इसे जीप में बिठा कर ले गए। ठीक है, तुम जाओ और दूसरे लड़कों से भी कह दो कि अपने अपने ठिकानों पर चले जाए, शक्ति ने कहा। मिट्ठू फौरन ही बाहर भाग गया। भालू बहुत मजबूत आदमी है, शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला, मगर पुलिस के पास भी जुबान खुलवाने के बहुत तरीके हैं। हमें ये कोठी फौरन छोड़नी होगी। कहाँ जाओगे? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहां से बाहर निकलकर सोचेंगे, शक्ति ने जवाब दिया। मेरे पास एक जगह है, तुम लोग अपनी जरूरी चीजें समेटकर तैयार हो जाओ, मैंने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा। कोनाल एक थैले में अपने कपड़े और जरूरी चीजें भरने लगी। शक्ति ने भी अपनी 1-2 चीजें इसमें डाल दी और हम कोठी से बाहर आ गए। कोनाल ने ताला लगाकर चाबी थैले में डाल ली। इस खंडरनुमा इमारत से निकलकर हम गिल्ली में तेज तेज एक तरफ चलने लगे। ये इत्तेफाक था कि इस रोज मैंने देवी के मकान की चाबी जेब में रख ली थी और अब मैं उन्हें इस तरफ ले जा रहा था। मैं रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा वक्त ज़ाय हो गया, लेकिन आखिरकार हम देवी के मकान वाली गिल्ली में पहुंच गए। मैंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर बाहर वाले दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल होने के बाद पहले वो दरवाज़ा बंद किया, फिर आगे बढ़कर दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। कोनाल बत्तियां जलाकर मकान का जायजा लेने लगी। देवी के बेडरूम में बिस्तर पर इसके अंडरगारमेंट्स और बाकी कपड़े बिखरे हुए थे। ये तुम्हारा मकान है गुरु, इसने कपड़ों की तरफ देखते हुए मानी खेज लहजे में कहा। ये मकान देवी का है और ये कपड़े भी इसी के हैं, मैंने जवाब दिया। कोनाल बिस्तर झाड़ने लगी। मकान कई रोज से बंद था और हर चीज पर गर्द पड़ी हुई थी। इसने एक मैले कपड़े से कुर्सियां भी झाड़ दें। इस रात हम देर तक बैठे बातें करते रहे। शक्ति को भालू की फिक्र थी। ये तो मैं भी देख चुका था कि वो भी मजबूत असाब का मालिक है, लेकिन पुलिस की मार के सामने तो फिर भी बोल पड़ते हैं। अगर पुलिस ने इसकी जुबान खिलवाई तो वो सब कुछ उगदेगा, ये परेशानी मुझे भी थी। अगर इसने बता दिया कि हम पैलेस होटल के हेड वेटर गुड्डू को अगवा करके ले गए थे और इससे क्या कुछ मालूम किया था, तो बात सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं रहेगी। मनीलाल और करिश्मा को भी पता चल जाएगा कि मैं उनके करीब पहुंच रहा हूँ। वो होशियार हो जाएंगे और अपना ठिकाना बदल देंगे। राना पैलेस कहाँ है? मैंने शक्ति से पूछा। उम्मीद भून से जरा आगे बहुत बड़ी इमारत है, अंदर से कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बाहर से तो कोई महल ही लगता है, शक्ति ने जवाब दिया। कल हमें इस महल में दाखिल होना है, मैंने कहा। मैंने दीवान मुनव्वर सिंह के बंगले में उनकी कुछ बातें सुनी थीं, जिनसे पता चला है कि मनीलाल और करिश्मा इस राना पैलेस में हैं। मैं चाहता हूं कि अब उन पर आखिरी और कारी ज़र्ब लगा दी जाए। अगर वो लोग वहां से भी निकल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कल का इंतजार किया जाए, आज ही रात क्यों नहीं? शक्ति ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। आज पुलिस दीवान मुनव्वर सिंह के मामले में उलझी हुई है। अगर मनीलाल वगैरह को पता चल भी गया हो तो वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि हम इतनी जल्दी उन पर चढ़ दौड़ेंगे। आज रात, मैंने कहा। क्या तुम तैयार हो? मैं तो हर वक्त तैयार हूं गुरु, तुम लोग इंतजार करो, मैं किसी सवारी का बंदोबस्त करके आता हूं, शक्ति ने कहा और वो मकान से चला गया। कोनाल शक्ति के पीछे दरवाजा बंद करने गई।